और शुरुआत अहम खबर के साथ एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि एविक्शन ड्राइव के हवाले से कुछ लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। सरकारी जमीन लेने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब जम्मू कश्मीर अगर देश आत्मनिर्भर हो रहा है तो जम्मू कश्मीर को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, होना चाहिए। और हम कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आवें, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। मैं एक बात अभी मेरे पूर्व के वक्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से हैं, उन्होंने कहा जमीन आपको दे दी गई। मैं आज ये घोषित करता हूं, आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहां बनाइए। रश्मि सिंह जी को आप प्रस्ताव दे दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी एक जमीन खाली करो अभियान चला था। अब उस जमीन का उपयोग क्या होगा जो खाली हुई है, अवैध ढंग से जिन लोगों ने कब्जा किया था। तो कल एक फैसला हमने किया कि ऐसे ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे, स्पोर्ट्स फील्ड बनाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे। तो सरकार की जमीन अगर गलत लोगों ने कब्जा किया था, वो सरकार के पास है, तो उसका उपयोग पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों के लिए हो, ये हमारा अंतिम फैसला है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि जमीन की अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। कुछ लोग साजिश के तहत लोगों को गुमराह, जब अभियान चलाया था हमने इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट है, मुझे मालूम है, मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि एक भी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन किसी रसूखदार को बख्शा भी नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पदों पर रहते हुए कानूनों का दुरुपयोग करके अपने अपने परिवार की भलाई के लिए और सामान्य जनता के हितों को गिरवी रख करके जम्मू कश्मीर को बंधक बनाया था, वो समय अब समाप्त हो गया है। आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी, आम आदमी के हक में फैसले लिए जाएंगे। एलजी ने अपने फैसलों का बचाव किया। मनोज सिन्हा ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर अपनी बात रखी है कि वो चुनी हुई सरकार पर निर्णय छोड़ते तो अच्छा होता। एलजी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कई संस्थानों ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए हैं और संविधान भी इसकी अनुमति देता है, दिया हुआ है। और कई चुनी हुई संस्थाओं ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित करने शुरू कर दिए। और जैसा मैंने बताया कि 40% ऐसे लोग हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं है, जो शहर में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं। जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, उस पर कोई टैक्स नहीं। और लगभग उतने ही 40% ऐसे लोग हैं जिनको वर्ष भर में 1000 से कम देना है। तो 80% लोगों पर तो टैक्स है ही नहीं है, एक तरह से मैं कहूं। हाँ, ये कुछ लोगों पर लगाया गया, और वो भी बाकी शहरों से आप तुलना करेंगे, मैं दिल्ली, चंडीगढ़, बंबई की बात नहीं कर रहा हूं, शिमला से अगर तुलना करेंगे तो उसका 1/10 से भी कम टैक्स लगाया गया है। 900 करोड़ रुपया हर साल हम अर्बन लोकल बॉडीज को देते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसमें आगे आवें। और एक बात हमने कही कि उस पैसे को सीधे उसी म्यूनिसिपैलिटी या कारपोरेशन के खाते में जमा किया जाएगा और हमारे शहर इंजन ऑफ ग्रोथ बने, इसके लिए कदम उठाया गया है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के विकास में इसका अपना योगदान होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने टैक्स कलेक्शन के लिए कर्तव्य जागरूकता पहल को आज लॉन्च किया। इस अवसर पर एलजी ने जम्मू कश्मीर के शीर्ष 10 जीएसटी भुगतान को सम्मानित भी किया। एलजी ने स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को इस पहल के लिए बधाई दी। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सभी को योगदान देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स पर जारी घमासान पर बोलते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू, श्रीनगर और नगर पालिका क्षेत्रों में 5,20,000 आवासीय घर हैं, जिनमें 2,06,000 को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 23,600 परिवारों को प्रति वर्ष 1,000 से भी कम का भुगतान करना होगा। साथ ही एलजी ने कहा कि ये बहुत मामूली है, लेकिन कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर के बाहर अपने आवासीय घरों पर भारी भरकम कर चुकाते हैं, हो हल्ला कर रहे हैं। कुल जम्मू, श्रीनगर और बाकी जो शहरी क्षेत्र हैं, आप म्यूनिसिपैलिटी कह लीजिए, या कुल शहरी क्षेत्रों में
5,20,000 घर हैं, कॉरपोरेशन हो, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हो, सब मिला करके 5,20,000 घर हैं, जिसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम के हैं। अब अगर परसेंटेज आप निकालेंगे तो ये मोटा मोटी 40% घर है जिस पर कोई टैक्स नहीं है। मैं इसको दोहरा रहा हूं, जम्मू कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं 40% लोगों पर कोई हाउस टैक्स, कोई कर नहीं है। 2,03,600 ऐसे घर हैं 5,20,000 में से जिनको 1,000 के नीचे एक वर्ष में, महीने में नहीं, एक वर्ष में 1,000 के नीचे देना है। और ये जम्मू और श्रीनगर शहर में किसी का 1,000 जा सकता है, बाकी सबका 600 के नीचे रहने वाला। तो ये 3,600 में से 80% ऐसे हैं जो वर्ष भर में 600 रुपया देने वाले। अगर मैं तुलना करता हूं, मैं दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई से नहीं करूंगा, मैं कर रहा हूं शिमला से, मैं कर रहा हूं अंबाला से, मैं कर रहा हूं देहरादून से। तो मित्रों, 1/10 ऑफ शिमला, देहरादून एंड अंबाला, 1/10 से भी कम है ये टैक्स। कुल 1,01,000 शॉप्स हैं शहरी क्षेत्रों में, जम्मू, श्रीनगर, बाकी वो उधमपुर कहिए, कठुआ कहिए, या किसी म्यूनिसिपलिटी कहिए, बारामूला कहिए, कहीं भी। इसमें 46,000 शॉप्स ऐसी हैं जिनको एक साल में 700 से कम रुपया टैक्स देना है। 46,000 माने मोटा मोटी 45% शॉप्स ऐसी हैं जिनको 50 रुपया महीना देना है। तीस 30,000 शॉप्स ऐसी हैं जिनको 2,000 रुपए से कम देना है वर्ष भर में। और ये 30,000 में 20,000 ऐसी होंगी जो 1,500 के नीचे ही जिनको देना है। तो ये प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो चाहे वो दुकान हो, और ये भी उन शहरों की तुलना में 1/10 से भी कम है। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पुलवामा जिले में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार विरोध जो है वो जारी है, और साथ ही साथ जो कश्मीरी पंडित संजय हत्या कर दी गई उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर, आज प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आप विरोध कर रहे हैं? देखो, जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं 5 अगस्त 2019 के बाद से, यहाँ पे दिन प्रतिदिन नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो फैसला इन्होंने लिया दरबार मूव का, जो बंद करवाया इन्होंने, वो बंद करवाने से इधर होटल के काम खत्म हो गए, पुरानी मंडी का व्यापार खत्म हो गया, रघुनाथ बाजार का व्यापार खत्म हो गया। और ये तीसरा एक बड़ा फैसला ले लिया उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का। आज ये जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं, इसको देखते हुए लोग मतलब त्राहिमाम एक तरह का हो गया हुआ है। हर जगह लोग घबरा गए हुए हैं कि अब इसका हालात क्या बने, किसी को कुछ समझ नहीं आई। और इसकी जिम्मेवारी हम लोगों ने ली है। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लिया जाए, लोगों की समस्या को समझा जाए। यहाँ पे हालात बहुत बुरे चल रहे हैं इस समय। किस तरह से एक तरफ संजय शर्मा की भी निर्मम हत्या जो है वो कश्मीर घाटी में कर दी गई, सरकार कह रही है कि पूरी तरह से हालात ठीक है। देखिए, ऐसे है कि सरकार की बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया। पहले तो संजय शर्मा जी के साथ जो हुआ, मैं उसकी फैमिली के साथ इस वक्त दुख व्यक्त भी करता हूँ। मेरे बयान देने से उनकी फैमिली का नुकसान वो पूरा नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारी जानमाल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। जो पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के जो लोग थे, जो पिछले 6 महीने से धरने पर थे और उनको वापस भेजना चाहती थी, आज उनकी बातें सच साबित हो रही हैं। सरकार हर मुहाज पे फेल है। बयान जो देते हैं हमने हालात ठीक कर दिए। भाई, अगर आपने हालात ठीक कर दिए तो 1990 में जो बंदा नॉन माइग्रेंट था, कश्मीरी पंडित, आज उसके उस कश्मीर में उसको जान का खतरा क्यों है?
2010 और 2016 में इतना बड़ा अनरेस्ट कश्मीर में हुआ, तब किसी माइनॉरिटी को वहाँ किसी ने हाथ नहीं लगाया। आज माइनॉरिटी निशाने पर क्यों है, क्यों आज माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ मारा जा रहा है? तो सरकार इसके ऊपर जवाब जरूर दे। बिल्कुल साफ तौर पर लगातार विरोध जो है वो पीडीपी द्वारा किया जा रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर साफ तौर पर सरकार का ये पीडीपी के नेताओं का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सरकार वापस ले, नहीं तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और संजय शर्मा की जो निर्मम हत्या कर दी गई उस पर भी सवाल जो है इन्होंने खड़े किए हैं और सरकार सुरक्षा प्रोवाइड करे, जितने कश्मीर घाटी में रह रहे हैं उनको ये मांग जो है ये करते हैं। नेटवर्किंग के लिए जम्मू से मैं रजतपुरा। आगे बढ़ेंगे। सर्दियों की समाप्ति के बाद रिकॉर्ड समय में सिंथन दर्रा खोला गया है। ये सड़क कश्मीर को किश्तवाड़ से जोड़ती है। प्रबंधन और NHIDCL ने ये काम फरवरी में ही पूरा किया है। डीसी किश्तवाड़ देवांश यादव ने SSP किश्तवाड़ पोसवाल के साथ सिंथन टॉप पर पूरे हाईवे का निरीक्षण किया, जबकि DC अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम ने भी सिंथन टॉप का दौरा किया और इस तरह राजमार्ग से बर्फ हटा दी गई है। इसे पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है और अगले कुछ दिनों में हाईवे को यातायात खोला भी जाएगा। Definitely there is a great news and today we have come here at Sinthan Pass so that जो अनंतनाग और किश्तवाड़ के बीच की कनेक्टिविटी है उसको खोल दिया जाए। I think history has been made when for the first time in the month of February we are at Sinthan Pass and connectivity has been restored. अगर पिछले सालों की बात करें तो ये जो रास्ता था बंद हो जाता था नवंबर के महीने में, अप्रैल मई में जाके खुलता था। एंड विद द हार्ड वर्क ऑफ NHIDCL 37 kilometer stretch in Anantnag and the rest stretch in the part of Kishtwar district has been opened and kudos to the team। इससे मुझे लगता है राहगीरों को बहुत फायदा मिलेगा और जो इनके मच नीडेड एसेंशियल सर्विसेज होते हैं स्पेशली जो एरिया के आसपास पास के आसपास रहते हैं उनको वो मिल पाएंगे। और मिनिस्ट्री का भी इसमें काफी पुश रहा है। दे हैव बीन कंटिन्यूअसली आस्किंग दैट व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट दैट वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट ईयर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट वी हैव बीन एबल टू पुश द डेडलाइंस ऑल द टाइम। तो जो डेडलाइन हमारी 15 मार्च के आसपास थी पहले जनवरी के महीने में, उसको टीम ने पुश किया एंड टुडे इट्स February and we are standing here. So I think it has been a good achievement overall and very good administration as well with regards to execution snow clearance। अभी जो राहगीर्स हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोगों ने इस रास्ते में हम जगह जगह पे मैसेजेस और साइन बोर्ड्स लगा देंगे जिसमें आपको किस किलोमीटर पॉइंट पे NHIDCL पुलिस और आर्मी की हेल्प मिल सकती है, ताकि इससे ये फायदा रहेगा कि अगर कोई अटक जाता है, किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, देन कुछ शैडो एरियाज है जहां नेटवर्क्स नहीं है, so they'll be able to seek the much needed assistance and evacuation। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। भलेसा डोडा के शिनगनी पंचायत के सिवली इलाके में खुदाई के दौरान कुछ प्राचीन चीजें मिली हैं, जिसके बाद वहां पर आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। खुदाई के दौरान कुछ पत्थरों पर प्राचीन आकृतियां मिली हैं जो सनातन धर्म से संबंधित बताई जा रही हैं। इस इलाके के लोगों की मान्यता है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो पत्थर की आकृति बनाकर उसमें से पानी को बाहर निकाला जाता है। इस इलाके की 93 साल की बुजुर्ग महिला बताती हैं कि अगर ये चीज़ें यहाँ पर मिली हैं तो इनकी आयु 300 वर्ष से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। उन्होंने ये इन बाउलियों के आगे से दीवार लगी थी और ये नल भी लगाए थे। हाँ, तो इस लिहाजा इस पानी ये नीचे ही जा रहा था कहीं, तो उस हिसाब से हमने ये जसवंत जी गुजर गए, हमारे भाई जसवंत जी, तो उनके लिए भी नल यहाँ पर डाला तो वो पानी वहाँ पर रुक गया। 2 दिन चला और उसके बाद ये पानी रुक गया। फिर हमने ये सलाह की कि जी इस पानी को हम ज़रा ऊपर से हाइट से इसको निकालेंगे तो ताकि ये नल ऊपर से लगे और पानी आगे की तरफ निकले। तो ये हम कटाई इसको करते करते तो यहाँ पे ये पुराना पानी निकल गया, ये बाउलियाँ भी पुरानी निकल गई और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ निकल गई। तो यही बात है। तो आपने कभी अपने बुजुर्गों से? नहीं, बुजुर्गों से नहीं सुना हमने कि यहाँ पीछे ये बाउलियाँ हैं या कुछ है या नल हैं, इन नालों में पानी पुराने ये जो नल निकले यहाँ पे और तो इनमें पानी चल रहा था और ये हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं सुना है। बहुत ही पुरानी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं यहाँ पर, जो हमारी धरोहर और संस्कृति का हिस्सा हैं। ख़ास करके जो पत्थर पे जो पेंटिंग्स है
मतलब उस समय की कलाकारी को दर्शाता है। और ख़ास करके जो बावली बनी है, जिसे बावली कहते हैं, और जो यहाँ पे पानी होता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी याद में पानी डाला जाता था, इसलिए डाला जाता था कि उसके पुण्य के लिए। आज भी आप कई जगहों पे देखते हैं उसी की संस्कृति का हिस्सा है, एक हिंदू संस्कृति का हिस्सा है कि हम जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके वही खुदाई यहाँ पर चल रही थी कि वहाँ पे उन्होंने पानी डालना था, लेकिन खुदाई करते करते यहाँ पर पानी निकला, और पानी निकलते निकलते जब और खुदाई हुई तो यहाँ पर जो ये कुछ मूर्तें मिली जिनको आपने भी बताया है और हम भी सभी ने देखा। और ख़ास करके यहाँ के जो 90 साल की माता जी हैं उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि हमारे जब हम बचपन से यहाँ पर हैं हमने ऐसे नहीं सुना, अपने बुज़ुर्गों से किसी से भी नहीं सुना, तो यहाँ पर और खुदाई की ज़रूरत है। संभावना ये है कि यहाँ पर और भी। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर श्रीनगर निगम के मेयर जुनैद आजम मत्तू ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत प्रॉपर्टी यूएलबी की जानी चाहिए थी। मत्तू ने सवाल उठाया और कहा कि अगर यूएलबी चुने जाते हैं तो उनके द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इसके विरोध में नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया गया है। मत्तू ने एलजी से मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। मसला है, मैंने उसमें वजाहतन ये बताया है कि मेरा मानना है कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रोसेस है यूएलबीज़ के थ्रू डेमोक्रेटिकली जाना चाहिए था। प्रॉपर्टी टैक्स के कॉन्सेप्ट को मैंने अपोज किया है नहीं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था उसको शायद बाईपास किया गया है और मैंने एलजी साहब से भी दरख्वास्त की है कि उस पर एक नज़र-ए-सानी हो कि अगर यूएलबीज़ इलेक्टेड है तो इलेक्टेड यूएलबीज़ के थ्रू उसको डिस्कस किया जाना चाहिए था। उस पर एक प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन होनी चाहिए थी लेजिस्लेटिव। जहाँ तक एलजी साहब ने कल का जो इवेंट था उसमें वाज़ेह तौर ये भी बताया है कि एक बहुत ही नॉमिनल प्रॉपर्टी टैक्स लोएस्ट इन द कंट्री लग रहा है, एग्जेम्पशन है बहुत लोगों की, 1/3 जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट एग्जेम्प्टेड है। महीने का कुछ उन्होंने कहा कुछ 1100 के आसपास एक साल का प्रॉपर्टी टैक्स है। मेरा उससे कोई माई पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन इज़ नॉट द प्रॉपर्टी टैक्स इटसेल्फ। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन ये था और ये है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इसमें इन्वॉल्व भी करना चाहिए था, एम्पावर भी करना चाहिए था टू टेक दिस कॉल। और शायद अगर प्रॉपर्टी टैक्स जब लगा उससे पहले एक प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन होनी चाहिए थी लोगों में, लोगों को समझाना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक एक एक्सरसाइज है कि इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन नहीं होती है, अगर वो 1-2 महीने तक हुई होती, लोगों को समझाया गया होता ये क्या है, तो शायद पैनिक और पैरानोया नहीं। शिमला के रामपुर में भीषण आग हादसा पेश आया है। ये आग हादसा कूट पंचायत के पागीधार गांव में हुआ है, जहां आग से 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। यह हादसा सुबह 5 बजे के करीब हुआ है। ये मकान ग्राम पंचायत कूट के प्रधान रतन सिंह डोगरा का है और जिस वक्त मकान में आग लगी उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इस 3 मंजिला मकान में 4 कमरे, 2 गौशाला और एक किचन था जो जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। आगे बढ़ेंगे। आज सुक्खू कैबिनेट की तीसरी बैठक राज्य सचिवालय में शुरू हो गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में मौजूद हैं। बजट सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। रोजगार साथ ही महिलाओं को 1500 रुपए देने पर भी इसमें चर्चा होगी। कैबिनेट सब कमेटी भी अपनी रिपोर्ट रखेगी। जयराम सरकार में खोले गए 300 से ज्यादा संस्थानों पर आज फैसला लिया जाना है और फैसला ये होना है कि संस्थानों को बंद रखा जाए या उन्हें दोबारा शुरू किया जाए। कई अहम फैसले आज सुक्खू सरकार ले सकती है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, कर्नल धनीराम शांडिल बैठक में शामिल हैं। साथ ही उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां आतंकी मुठभेड़ में रामपुर के पवन शहीद हो गए हैं। ग्राम पंचायत किन्नू के पृथ्वी गांव के ये रहने वाले हैं। 28 साल इनकी उम्र है और श्रीनगर में ये शहीद हुए हैं। आज शाम इनका अंतिम संस्कार होना है। श्रीनगर से शिमला इनका पार्थिव शरीर आर्मी के चॉपर के जरिए लाया जाएगा।
ये तस्वीर है 28 साल के जवान पवन दंगल की। जो मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए। पवन दंगल शिमला के रामपुर इलाके के किन्नू पंचायत के पिथवी गांव के रहने वाले थे। वो सेना की उस टीम में शामिल थे जो पुलवामा के पदगामपोरा इलाके में छिपे उन 2 आतंकियों की तलाश में जुटी थी जिन्होंने रविवार को पुलवामा बाजार में संजय शर्मा नाम के कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों के एक मस्जिद में छिपे होने का पता चलने के बाद सोमवार रात से ही मुठभेड़ शुरू हो गई थी। कई घंटे तक चली गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी आकिब मुश्ताक और एजाज अहमद नाम के दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में जवान पवन दंगल घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। देखिए, on the basis of specific information that we received, the joint forces launched an operation here in Padgampura village. More than 30 houses were in the cordon, and after a long search, contact was established with the hiding terrorists. One of the terrorists had holed up inside a mosque, so the assault on the terrorists was a bit slow, and we were very careful to try and minimize the damage that would caused and any collateral that could happen. Unfortunately, in the initial exchange of fire, one of our brave jawans has lost his life, and we salute his bravery. खबरों के मुताबिक शहीद का पार्थिव शरीर बुधवार शाम तक उनके गांव पहुंचेगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कपिल ठाकुर, न्यूज़ 18, शिमला। आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से मिली इस जिम्मेदारी के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आभार भी व्यक्त किया है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सही करार दिया है। हमीरपुर में धूमल ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग था, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता शिक्षा विभाग के जरिए उनका बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार पर शिक्षा विभाग की दुहाई देना भी गलत है। आबकारी नीति का जवाब आबकारी विभाग से दिया जाना चाहिए था। भ्रष्टाचार तो आपका आबकारी नीति में हुआ है। तथाकथित तौर पे जो कहा गया कि जो कमीशन पहले 2% मिलता था, थोक के व्यापारी को 12% कर दिया गया। सरकारी दुकानें सारी बंद कर दी, 475 की 475, 849 को नहीं पूरी प्राइवेट सेक्टर में। तो जब तक न्याय का निर्णय नहीं आता तब तक कुछ भी टिप्पणी ज़्यादा करना उचित नहीं है, न उनके पक्ष में न उनके विरोध में। सीबीआई जांच कर रही है। कोर्ट ने सीबीआई के दलील को ठीक माना है, इसीलिए उनका कस्टडी जो है वो फिर दी गई है सीबीआई के पास। तो कुछ तो मेरिट उन्होंने देखी होगी तभी निर्णय लिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लेख में लिखा है कि मनीष सिसोदिया की फितरत सुथरी छवि वाली है, फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर है। ऐसा क्यों है? आखिर सिसोदिया को भ्रष्टाचार करने की नौबत क्यों पड़ी? भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन से पनपी पार्टी आज भ्रष्टाचार के दलदल में क्यों है? उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को सशक्त करने की एवज में ऐसा करना पड़ा होगा। उनकी अगुवाई में दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी लोकतंत्र काले धन और झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। चुनावों में पार्टियां कारोबारियों से चंदा लेती हैं और कारोबारी सरकारों की मदद से भ्रष्टाचार के जरिए चंदा इकट्ठा करते हैं।
न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने न्यू पेंशन स्कीम को लेकर जो भी कहा है वो तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों के पैसे पर भी मोदी सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है। किसान आंदोलन के चलते जिस तरह के किसान कृषि बिल संसद में वापस लिए गए हैं, उसी तरह केंद्र सरकार एनपीएस को भी संसद में निरस्त करने की पुरानी पेंशन व्यवस्था पूरे देश में लागू करे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।